अब का हुई? हमारा का माफ कर दे। रंजीत भैया भी आ गए बानी। रंजीत सिंह के डिक्शनरी में माफी नाम के कोनो चीज नहीं है। ना वाली नहीं भाई निहोरा बाटे आप लोगों से कि भोजपुरी के गंदा मत करी जाए। जी बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे भोजपुरी को सबसे मीठा भाषा का दर्जा दिया हुआ है, उसको फूहड़ मत बनाइए, गंदा मत बनाइए। वो आपकी भोजपुरी है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है संजू सोलंकी। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्मों में चाहे वो रवि किशन की फिल्म हो, पवन सिंह की फिल्म हो, खेसारी लाल की फिल्म हो, और जितने भी तमाम एक्टर्स हैं भोजपुरी के, सबके साथ इन्होंने किसी न किसी रूप में अपने कैरेक्टर को अदा किया है। बाजीगर, फिल्म बेताब, धर्म के सौदागर, जो जीता वही सिकंदर। उसके बाद अभी रिसेंटली इनकी एक फिल्म शशांक जो सुशांत सिंह के ऊपर बन रही है, तो उसमें भी बहुत अच्छे कैरेक्टर में आपको दिखेंगे। वैसे ही एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, संजू सोलंकी जी से। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले न्यूज प्लस लाइव के दर्शकों को मेरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं एक्टर संजू सोलंकी आज पटना में आपके स्टूडियो में है। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इस चैनल से और आपसे बहुत पुराना रिलेशन रहा है। जी बिल्कुल। और आपसे बीच में बात भी होती रही कि कभी भी आइए तो आइएगा जरूर। तो मैंने सोचा कि इस बार जो है अपनी भी हसरतें पूरी कर ली जाए और साथ साथ चल के छोटा सा बना भी लिया जाए। एकदम एकदम बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके इस स्टूडियो में आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कैसे शुरुआत किया आपने सिनेमा का सफर। देखिए क्या है कि एक मैं रहने वाला खगड़िया का हूँ और बचपन से चूंकि घर में सिनेमा हॉल भी है, तो बचपन से मेरे आंख खोला तो हमें सामने गोल्डन स्क्रीन दिखा। और वो कहते हैं ना कि वही खून मेरे शरीर में दौड़ भी रहा था कि सिनेमा सिनेमा सिनेमा। थोड़ा बड़े हुए तो सिंगिंग की तरफ रुझान गया, फिर एक्टिंग की तरफ रुझान गया। इसी बीच नाटकों का मंचन शुरू कर दिया हमने और बहुत सारे मंचन किए। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल का मंचन हुआ करता था। उसके बाद फिर पटना आए। पटना में भी यही सब शुरू हुआ। होते 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 अचानक से सिनेमा में आने का मौका लगा और सिनेमा में आ गए। तो पहले फिल्म कौन सी की आपने और उसमें कैसे मौका मिला आपको? जैसे सिनेमा में सिनेमा एक अलग दुनिया माना जाता है, ये एक अलग दुनिया है, इसमें प्रवेश करना बड़ा टफ है। तो ऐसी स्थिति में कैसे एंट्री मारी आपने, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल टफ तो था ही, बहुत टफ था। क्योंकि जिस काल में हम आए सिनेमा में, उस समय सिनेमा में आना बड़ा दुरूह विषय था। कब की बात होगी सर? जब आप 2000 के बाद की 2000 के बाद, जिसमें भोजपुरी दूसरे पाली में आकर के और सुपरहिट हो गई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म लेकर के। तो उस पीरियड में हमने मेरा यहाँ ऑफिस था डिस्ट्रीब्यूशन का पटना में ही, आपके डिवीजन रोड में। फिर अभिनय का तो बुखार था ही सर पे चढ़ा हुआ। उसी बीच हमारी मुलाकात हुई सुदीप पांडे जी से, एक्टर सुदीप पांडे। आप लोगों को याद होगा कि भोजपुरिया अक्षय कुमार उनको बोला भी जाता था, बड़े खूबसूरत थे। भोजपुरिया भैया। हाँ, भोजपुरिया भैया और भोजपुरिया दरोगा उनकी फिल्म आई थी, क्योंकि काफी बड़ी हिट हुई उस समय में। तो उनके साथ मुलाकात हुई और मेरा फिल्मी सफर वहीं से यूं गई कि वहीं से शुरू हुआ। चूंकि रामजी फिल्म्स के
जनरल मैनेजर थे हम। तो पवन सिंह की, मुझे याद है कि पवन सिंह की दूसरी फिल्म रामजी फिल्म्स ने बनाई थी, वो थी भोजपुरिया दरोगा, और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। पवन सिंह ने उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी बिल्कुल। हमें भी ध्यान है जिस समय भोजपुरिया भैया सिनेमा लगने जा रही थी पटना में, तो सुदीप पांडे खुद सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर अपना होर्डिंग पोस्टर लगा रहे थे। सर वो समय था और पब्लिसिटी का समय था जी। और ये चूंकि वो उनकी अपनी फिल्म थी, तो पहली फिल्म से वो दर्शकों के बीच आना था उनको, तो एक अंदर से एक एक्साइटमेंट भी होता है कि दर्शकों के बीच हम कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छा हो। जैसे आज के डेट में अक्षय कुमार मॉर्निंग में उठते हैं, योगा करते हैं, उन्होंने कोई गलत आदत नहीं पाल रखी है दर्शकों के नजर। जी जी। अंदर की बात हो जाने, बाकी 4 बजे सुबह उठना है और रात में 10 बजे बेड पर चले जाना है, तो ये अक्षय जी के बारे में जानते। तो ऐसे ही सुदीप पांडे जी अपने दर्शकों के लिए बड़ा कुछ करते थे। कहीं रिक्शा वाला 10 आदमी बैठ के खाना बना रहा है तो वहीं बैठ के बोलते थे कि हमको भी खिलाओ यार। तो कुछ ऐसा वो करते थे और लोगों ने उनको सर माथे पे बिठाया भी था। कुछ चीजें गलत हो गई और दर्शक होते हैं, फिर दर्शकों ने नकारना भी शुरू कर दिया। तो उनके ही साथ नहीं, सबके साथ होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आप दर्शक के नजर में जब तक बने हुए वो भगवान बना रखेंगे, और जैसे ही उनके नजर से जरा सा भी आप उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर फेंकते भी देर नहीं लगती है। इसके उदाहरण बहुत सारे तमाम हमारे हिंदी भोजपुरी सब में आर्टिस्ट हैं। जी बिल्कुल। कल वो कहीं और था, आज कहीं और है। आज लोग उसको पूछने वाले नहीं है, कल का सुपरस्टार था। तो यही सारी चीजें हैं। तो एक वो जब दौर शुरू हुआ 2000 के बाद, हाँ। वो सिलसिला एकदम लगातार चलता जा रहा है और हम तो अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन में लोग घर में बैठे हुए थे और आपको सांस लेने का फुर्सत नहीं था, इतनी सारी कामें थी आपके पास। हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ कि थैंक्स लॉकडाउन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे बड़े लोग प्रभावित रहे हैं और बहुत लोगों को परेशानी, पूरा इससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब रही है। इसीलिए इसको थैंक्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हमारे सिनेमा व्यवसाय में एक भूचाल सा आया है। हम लोग पहले महीने 2 महीने में 1 फिल्म 2 फिल्म करते थे। आज के डेट में सिनेमा बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ। इसके पीछे एक ही कारण था कि सिनेमा हॉल सभी बंद हो गए और सिनेमा व्यवसाय तो बंद हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों वर्कर लगे हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि वो बड़े पर्दे से सिनेमा व्यवसाय छोटे पर्दे पे आ गया, और छोटे पर्दे मतलब कि ये डिजिटल इंडिया। तो उसके लिए सिनेमा तो बनाना ही था, और लोग सिनेमा टीवी के लिए, टेलीविजन के लिए सिनेमा बनना शुरू हुआ। और जो सिनेमा 2 करोड़ में बनता था, 1.5 करोड़ में बनता था, वो घट के 50 लाख पर आ गया, 60 लाख पर आ गया। तो बनाने वाले भी एकदम भेड़ चाल की दुनिया में आ गए। उसके बाद कुछ चैनलों ने अपना सिनेमा प्रोडक्शन में अपना हाथ लगाया, और आज के डेट में बहुत अच्छे जगह पर है, जैसे बिग बॉलीवुड है, बिग गंगा है, बहुत सारे। तो हाँ जी। तो जो ये दौर चला आपका फिल्मों का, तो हमको लगता है कि तकरीबन जितने भी बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, सबके साथ आपने काम किया है। तो कुछ फिल्मों का नाम आप हमारे दर्शकों को बता दें। जी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि शुरुआती दौर से अभी तक अच्छे काम ही करते हैं, और अच्छे एक्टरों के साथ, बड़े एक्टरों के साथ, या भोजपुरी के जो धीपति लोग हैं उनके साथ काम किया मैंने, जिसमें पहला नाम रवि किशन जी का लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनसे अच्छा और उनसे बड़ा कोई एक्टर भोजपुरी में जो उनके साथ मैंने काम करके पाया है। तो रवि जी के साथ बहुत सारी फिल्में की, उसमें कुछ नाम बिल्कुल प्रमुख हैं, जैसे बाजीगर, उसमें रवि किशन और पवन सिंह दोनों ही थे, सुबीर शर्मा, काफी बड़ी कास्ट की फिल्म थी और बड़े बजट की फिल्म थी। हाँ जी।
और एक फिल्म थी धर्म के सौदागर, उसमें थे रवि किशन, सुरभि शर्मा, राकेश मिश्रा, तनुश्री, तमाम आर्टिस्ट उसमें भी थे। बाकी बहुत सारे स्टारों के साथ काम किया, खेसारी लाल के साथ काम किया, पवन जी के साथ काम किया, और बाकी जितने नए आर्टिस्ट हैं उन लोगों के साथ काम किया। अच्छा, अभी तक सर आपने जो फिल्म तो उन फिल्मों में जो भी आपने किरदार अदा किया, उस सारे किरदारों में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा जो आपने बहुत बेहतर ढंग से निभाया? देखिए, एक कलाकार किसी एक किरदार में बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए और न रहता है। और वैसे भी संजू सोलंकी को आप लोगों ने वर्सेटाइल एक्टर का नाम दे रखा है। तो वर्सेटाइल बोले तो विभिन्न रूपों को लेने वाला जी। और मैंने वही किया भी। मेरी एक फिल्म से दूसरे फिल्म में आपको समानता नहीं मिलेगी, उसमें असमानता होगी, चाहे मेरे गेटअप में, कैरेक्टर में, उसके कैरेक्टर डिजाइन में, डायलॉग डिलीवरी में कुछ न कुछ अंतर रहता है। बिल्कुल। और इधर अधिक से अधिक काम करने के पीछे एक तो फिल्म भी अधिक बन रही है, दूसरा श्रेय जाता है मेरे गेटअप को। पहले हम थोड़ा सा अलग हुआ करते थे, लोग जैसे रहते हैं वैसे। अभी क्या इस लॉकडाउन में मैंने सफेद बाल और सफेद दाढ़ी एक हिंदी फिल्म के लिए अडॉप्ट किया था। उस फिल्म का नाम था शशांक, और वो फिल्म शूट भी हुआ, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। उस फिल्म में मैं एक मराठी कैरेक्टर मैंने किया जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। आप एक हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी लोग हैं और वो जाकर के मुंबई का मराठी लैंग्वेज आप एक्ट कर रहे हो, तो वो अपने लिए मुश्किल था। लेकिन फिर मुश्किल का ही दूसरा नाम संजू सोलंकी है, क्या करना है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि आपने अभी तक जो किरदार निभाया उसमें आपने सबसे बेहतर कौन सा किरदार निभाया? आप देखिए, मेरे लिए तो हर किरदार मेरे लिए बेहतर होता है। उसमें हम जान डालने का प्रयास करते हैं। हर किरदार मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि कौन किरदार मैंने बहुत दिल से किया। लेकिन मुझे ध्यान है, आपने फिल्म के नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन आपने एक फिल्म थी जिसमें मैंने उसका प्रोमो या कुछ देखा था, जिसमें आपने भ्रष्ट दरोगा का वो एक फिल्म थी, खेसारी लाल स्टारर एक फिल्म आई थी, बेताब। उसमें हाँ कुछ अलग करने का प्रयास भी किया था मैंने। और आपने सही कहा कि एकदम अलग आपका उसमें लुक दिख रहा था और एकदम डिफरेंट। उस फिल्म के लुक की वजह से ही वो फिल्म भी काफी चर्चे में थी, और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा इसमें वो थे कि इस फिल्म को, और अच्छी गई ये फिल्म, बिहार बहुत अच्छी गई और मेरे काम की प्रशंसा हुई। प्रशंसा हर फिल्म में होती है, क्योंकि काम मैं दिल से करता हूँ। कोई भी काम, या नौकर का ही कैरेक्टर होगा तो दिल से करेंगे। आज के डेट में तो बस अब इस गेटअप में हीरोइन के बाप, हीरो के बाप यही बनाते रहना है। तो चलो, जैसे जिधर गंगा बह रही है उधर ही बह जा रहे हैं। एक्टर हैं, आप जो हमसे करवाइएगा हम करेंगे। और अच्छा भी लगता है कि चलो समय के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो समय आपको पीछे ढकेल के चला जाएगा। इसलिए समय के साथ हमने चलना शुरू कर दिया अभी। और लोग इतना इस गेटअप को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हर कोई फोन करके पूछता है, संजू सर बाल उजला वाला है या नहीं। तो ये मसला है, इसीलिए मैंने भी अब संजू सोलंकी को छोड़ करके लोग उनके बाल के पीछे, हाँ बाल के पीछे, बाल दाढ़ी के पीछे पड़ गए। तो चूंकि अच्छा लगता है, सिनेमा में पर्दे पर दिखता भी अच्छा है। और कहीं न कहीं से वो इकलौते पीस हम हैं जो इस तरह का गेटअप लेके आप भोजपुरी सिनेमा में हैं, और लोग बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक फिल्म आपने किया नेपाल के काठमांडू में, हाँ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, वो भी आपने फेसबुक पे डाला था कुछ सीन वगैरह उस लोकेशन। जी, प्यारा लग रहा था दिखने में सर। काठमांडू के नाम से ही जहन में पहाड़, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ और हरी भरी वादियां दिखने लगती हैं, बर्फ दिखने लगता है। तो हमारे प्रोड्यूसर हैं मणिशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि ये फिल्म हम बनाएंगे काठमांडू में।
पहले तो यहीं बिहार में बनना था, लेकिन बिहार में उनके पाँव को कई लोगों ने खींच खाच लिया, तो लेकर के वो काठमांडू चले गए और वहाँ फिल्म बनी। बड़ी प्यारी फिल्म बनी है। उसमें मैंने हीरो के पिताजी का कैरेक्टर किया है और बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, जो पूरी फिल्म का केंद्र बिंदु है वो कैरेक्टर। और बड़ा मजा आया करने में, चूंकि नेपाली टेक्नीशियन पूरे नेपाली थे। एक हीरोइन नेपाली थी, टेक्नीशियन नेपाली थे, विलन ग्रुप में मेन विलन वहाँ के थे, उन्होंने किया है। काफी बड़े एक्टर हैं नेपाल के, ध्रुव कोइराला। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने उस फिल्म में नेगेटिव किया है। और बाद बाकी यहाँ से थे अविनाश शाही थे, आनंद देव मिश्रा थे, बहुत सारे बाकी सारे आर्टिस्ट अपने आप के। बहुत अच्छी बनी है फिल्म, बहुत प्यारी बनी। बहुत कब तक वो रिलीज होने की संभावना है इसको? देखिए, हम लोगों का काम होता है काम कर देना, बाकी का काम प्रोड्यूसर का होता है कि अब उसकी डबिंग, एडिटिंग, डबिंग ये सब करवाना उनका है। एक फिल्म का जिक्र मैं और करना चाहूँगा, वो फिल्म मेरे इसके बहुत करीब है। उस फिल्म का नाम है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। वो फिल्म अभी रिसेंटली मैंने सिवान, आपके बिहार में ही शूट किया है, और अभी उस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में चल रही है आज के डेट में जी। क्योंकि उस कहानी का डिमांड ही था कि वो पार्ट लेह लद्दाख या पहाड़ों में शूट करना था, बाकी के इस यहाँ की कहानियों में मैं था जी। तो उसमें भी बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा कैरेक्टर मैंने किया है। आएगा फिल्म तो आप जरूर देखिएगा। उसके निर्माता हैं कृष्ण कुमार जी, हमारे गोरखपुर के हैं। उन्होंने पहले भी कई फिल्में बनाई है और लगभग फिल्मों में मैं रहा हूँ। तो वो फिल्म एक बहुत प्यारी फिल्म बनी है, पापा मैं छोटे से बड़ी हो गई। अच्छा, हिंदी फिल्म भी आप कुछ कर रहे हैं? जी, हिंदी फिल्म अभी एक का तो जिक्र मैंने आपकी इसी फिल्म के बीच में मैंने किया था, शशांक। सुशांत सिंह राजपूत को ध्यान में रख करके वो फिल्म बनाई गई कि सुशांत सिंह को सुसाइड क्यों करना पड़ा। आखिर मुंबई में ऐसा क्या होता है कि आए दिन किसी न किसी आर्टिस्ट को ये कदम उठाना पड़ा। अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट और हमारे बीच से चले गए, उनका नाम, अभी एक आर्टिस्ट और हमारे बीच से चले गए, बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बिग बॉस के विनर रहे थे, सिद्धार्थ शुक्ला, और उनका जाना, असमय जाना बहुत बुरा हुआ। तो उस फिल्म में यही कुछ दिखाया गया है कि ऐसा मुंबई में क्या है, क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि लोग इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किए हैं तो विवादित निर्देशक है वो आज तक उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई है विवादों से भरी होती है। नाम उनका सनोज मिश्रा है और उन्होंने कई फिल्में बनाई है, जैसे राम जन्मभूमि को लेकर के राम मंदिर बनाया था, 3 तलाक को लेकर के क्या इस फिल्म का नाम था, वो बनाया उन्होंने। उसके बाद काशी टू कश्मीर, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, जो 92 में जो कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हुआ था ये उसकी कहानी है। और ये शशांक में तो उन्होंने मतलब बॉलीवुड का एक अच्छा चिट्ठा खोल दिया है। मतलब जितनी भी गलत चीजें बॉलीवुड में होती है, पर्दे के पीछे जो गलत चीजें होती है वही उन्होंने दिखाया है, और जिसके वजह से ये फिल्म कोर्ट में बहुत दिन तक रही है, अभी भी उस पर चल रहा है। जैसे ही वो लिटिगेशन हटेगा फिल्म की पूरी शूटिंग हो गई है, पूरी शूटिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, डबिंग मिक्सिंग सब हो चुका है। बस वो किसी ने सुशांत सिंह के पिताजी को कन्विंस कर लिया कि वो आपके लड़के के ऊपर फिल्म बनाई गई, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सुशांत का नाम भी नहीं। हाँ, उसमें ये जरूर दिखाया गया है कि सुशांत जैसे लोग इस मोड़ पर कैसे पहुंच जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है इसमें। और उम्मीद कोर्ट से रिपोर्ट भी आ रही है कि जो ये मामला वो सरेंडर करने वाले की नहीं। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि आपने
बिहार से लेकर के यूपी, नेपाल, बॉम्बे, इन सब जगहों का सफर तय किया है सिनेमा के माध्यम से। तो आपको अच्छा खासा अनुभव है कि सुशांत जी की जो मृत्यु हुई थी तो उसमें बड़ा एक मुद्दा उछल कर के आया था भाई भतीजावाद का। देखिए, भाई भतीजावाद तो इंडस्ट्री में शुरू से चलता आ रहा है। वो दिलीप कुमार साहब के समय से आ रहा है या उसके भी पहले से आ रहा हो, ये शुरू से चलता आ रहा है और ये स्थापित दुनिया है, इसको शुरू से लोग जानते हैं। इसमें पहले महिलाएं नहीं आती थी। हमारे दादा परदादा के समय में लड़कों को लड़कियों का रोल करना पड़ता था। तो ये स्थापित दुनिया है और वो शाप आज अभी तक नहीं हटा और कभी नहीं हटेगा। तो अच्छा, ये हिंदी फिल्मों के बारे में तो ये भाई भतीजावाद की बात कही ही जाती है, तो क्या भोजपुरी में भी ये भाई भतीजावाद वाला सिस्टम है? सर बताया तो कि वहाँ भी सिनेमा बनता है, यहाँ भी सिनेमा बनता है। ग्रुपबाजी सभी जगह है और उस ग्रुपबाजी के चलते अच्छे अच्छे एक्टर सामने नहीं आ पाते हैं, अच्छे टेक्नीशियन सामने नहीं आ पाते हैं, अच्छे डायरेक्टर सामने नहीं आ पाते हैं। सामने वही आता है या वही लोग, मुझे बोलना सही नहीं है मेरा, क्योंकि मैं भी उसी ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ। जी बताइए। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, ये जो शशांक फिल्म बनाई सुमन मिश्रा जी, जिस पे विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो आप जिस तरह की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे जो होता है उन सारी चीजों को उजागर किया गया है। एक तो एक तरह से ये फिल्म हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं जी, उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लोग जो चकाचौंध की दुनिया में भागते हैं कि ये सिनेमा, उस फिल्म की कहानी भी यही है कि एक लड़की सॉरी सनोज सर, मैं कहानी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि प्रश्न ही इन्होंने उठा दिया है, तो उस फिल्म की कहानी ही ऐसी है कि आप उसको देखोगे तो आपको सीख मिलेगा कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, या हम जाएं तो फुल फ्लेजर में कंप्लीट होकर जाएं। जी बिल्कुल। बैग उठाए और चल दिए किसी लड़के का हाथ पकड़ करके, बहुत सी लड़कियां होती हैं, तो वहाँ उनका क्या हश्र होता है, इस फिल्म में वही दिखाया गया है। तो एक चीज और हम जानना चाहेंगे सर कि इस तरह का जो ज्ञानवर्धक फिल्में हैं, जो हमें कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देती है कि आपको अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी कर करके इस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए, तो जब वो उस तरह का मार्गदर्शक फिल्म बनती है तो उस तरह के फिल्मों को लोग अवरुद्ध क्यों करते हैं? इसीलिए कि और लोगों का दुकान नहीं चलता है। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। इससे जबकि मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म शशांक और काशी टू कश्मीर या राम जन्मभूमि जैसी फिल्में सनोज मिश्रा जी को बनाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये मैं जानता हूँ, चूंकि उनके फिल्मों में मैं रहा और उनके करीब से भी उनको जानता हूँ। अभी देखिए, काशी टू कश्मीर इतनी प्यारी फिल्म बनी है कि उसको कांस फेस्टिवल में 9 जुलाई को कांस फेस्टिवल में दिखाया गया जी। तो ये सब चीजें हैं, नहीं देर है, लेकिन सनोज जी की चीजें दुरुस्त आती हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इस तरह की जो फिल्में बनती है जिससे हमें कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है या हमें दिशा निर्देश मिलता है, तो इससे तो सब लोग का मनोबल बढ़ता है और हमारे देश के सभी लोगों को ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उल्टे ये कोर्ट में उस तरह की फिल्मों को ले जाया जाता है, ये रुकावट पैदा किया जाता है, ये कहीं से भी अच्छा क्या कीजिएगा सर, हम हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी चीजें का ही वो चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि तुम कब तक रोकोगे हमें, मेरा काम है बढ़ना और हम बढ़ते जाएंगे। तो कुछ मेकर इसी ट्रैक पर चलते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं होता है उनके पीछे कौन क्या बोल रहा है, अपने काम से मतलब रहता है। आज न कल न कल मंजिल तो मिलेगी और लोग उसी से जाने जाएंगे। आज सनोज जी की फिल्म मुहूर्त होता है तो लोग बोलते हैं भाई इसमें क्या मुद्दा है। तो कम से कम इतना तो हुआ कि उनको एक मुद्दे पर फिल्म बनाने वाले निर्देशक के रूप में जाने लगे लोग। और ऐसा नहीं है, उनके भी दर्शक बहुत अच्छे हैं और
फिल्म जो भी उनकी बनी है वो आप देखिए, वो 3 तलाक का जो फिल्म है रोंगटे खड़े कर देता है उनका सब्जेक्ट। कौन सा फिल्म है वो? उस फिल्म का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, शायद राम जन्मभूमि में ही है वो। अच्छा हाँ, पार्ट बना हुआ कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वो फिल्म यूट्यूब पर है, आप उसको निकाल के आपके रोंगटे अगर नहीं खड़े हो गए तो आप कहिएगा, मतलब अपनी बहू के साथ वो हलाला करता है, बेटे की बीवी है और ससुर के साथ सोती है, कितना बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद बेटा बोलता है कि मेरा क्या होगा, तो बोलता है कि हम क्या करें, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी ऐसी समाज में कुरीतियां हैं जिसको वो सिनेमा बनाया है। चलिए अब इन सब से आगे बढ़ते हैं। एक और समस्या है हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में भोजपुरी को लेकर के। सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है उसके लेकर के भी बड़ी चर्चा होती रहती है। देखिए, अश्लीलता थी, अब नहीं रही। अब आप पूछेगा कि अब क्यों नहीं रही, सिनेमा तो आज भी बनता है। तो पहले सिनेमा बनता था बड़े स्क्रीन के लिए, बड़े पर्दे के लिए, तो हमें खूब याद है और हम भी उस फिल्म के पार्ट हुआ करते थे उस समय। जिस फिल्म में काम कर रहे हैं उसमें एक आइटम नंबर होना था, और चूंकि उसमें मैं मेन विलन करता था तो उस आइटम में बैठना भी मुझे पड़ता था और उनके साथ कमर हिलाना पड़ता था, बहुत सारे उल्टे सीधे हरकत करनी पड़ती थी। तो मुझे भी लगता था कि यार क्या है सब, लेकिन डिमांड था पब्लिक का, अरे बाप रे। फिल्म शुरू होता था तो फिल्म की स्क्रिप्ट, कहानी, गाने बाद में लिखे जाते थे। एक आइटम का प्रोड्यूसर का कहना था कि एक आइटम नंबर रखो, दर्शकों का डिमांड है। कोरोना काल ने सिनेमा हॉल बंद कर दिया, तो उससे और कुछ नहीं फायदा हुआ, लेकिन एक फायदा ये जरूर हुआ कि वो आइटम नंबर हमारे सिनेमा से गायब हो, अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई। और चूंकि आइटम गायब इसलिए हुआ कि अब सिनेमा टेलीविजन के लिए बनने लगी और टेलीविजन घर में लोग देखते हैं, तो अब उस आइटम को अगर डालेंगे तो वो निर्माता, वो निर्देशक को सुनना पड़ेगा, आलोचना सहनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब आइटम का माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक चीज आप जानना चाहेंगे, वो चलिए भोजपुरी में ये लॉकडाउन में एक्चुअली वो उस चीज को सीधा कर दिया है, लेकिन अभी भी जो एल्बम्स बनते हैं अपने बिहार में, तो अपने आसपास बहुत सारे सिंगर हैं जो अभी भी अश्लील टाइप का गाना गाते हैं, और उस गाने को आप सुनेंगे तो लगेगा क्या तेरी के, ये तो भोजपुरी का एकदम दशा दुर्दशा कर दिया जी। आपके इस प्रश्न पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि एल्बम की दुनिया के बादशाह के रूप में रविंद्र कुमार जी को हम जानते आए हैं। इन्होंने ही इस पूरे बिहार में क्या, इनके आपकी शाखाएं बम्बई तक फैली हुई है, इसी एल्बम के ही थ्रू आप जाने जाते रहे हैं, आप किंग मेकर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था जब आप इंडस्ट्री में आए थे, आपका सारा सब सेटअप यहाँ चलता था, आपका जलवा था, वो मैंने देखा है। पवन सिंह को आपने सामने से खड़ा किया, पवन सिंह छोड़ दीजिए और भी जितने, तल्लू तो बच्चा ही था आपके लिए, तो वो सारे लोग। लेकिन अब क्या हुआ, इधर विगत 5-7 सालों से कुछ गंदी मानसिकता के लोग आ गए हैं और उन्होंने 1-2 गाना गाया, उस पे कुछ वर्ग लोग उसको उत्साहित करने के लिए थोड़ा सा सीटी वीटी बजा लिए और थोड़ा सा डीजे वीजे पर अब उन्होंने ट्रैक बना लिया कि इसी ट्रैक को लेके चलना है तो फायदा होगा। फायदा तो होता ही है, व्यूअर्स आज के डेट में डिजिटल इंडिया है तो व्यूअर्स वगैरह भी मिलते हैं, उसको उन्हीं से फायदा होता है, उससे ही पैसे आते हैं। लेकिन ये गलत है और बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं भी ऐसा गाना सुनने को मिलता है तो सब से नजर झुक जाती है। देखिए कहीं ना कहीं इस तरह के गाने गा करके जो हमारे सिंगर्स हैं जो गाना गाते हैं, या हमारे जो गीतकार हैं जो गाना लिखते हैं, तो उन सब लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि अपनी भोजपुरी भाषा को खराब। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से उन सबों से कि भाई निहोरा बाटे आप लोगों से कि भोजपुरी के गंदा मत करी जाए। जी बिल्कुल, और बचा ली काम करके पैसा कमाना से कोनो नाम ना रखी। एकदम सही कहा। और बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि बॉस
पूरे हिंदुस्तान में हमारे भोजपुरी को सबसे मीठा भाषा का दर्जा दिया हुआ है। उसको फूहड़ मत बनाइए, गंदा मत बनाइए। वो आपकी भोजपुरी है, बस इतना और भी क्या बोलता है। एक चीज और कहना चाहेंगे, 80 के दशक में जब फिल्में बनती थी भोजपुरी, जिस टाइम में धरती मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, इस टाइप की जो फिल्में बनती थी, तो उस फिल्मों की जो मिठास होती थी, आज जो भोजपुरी फिल्म हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो मिठास गायब हो गया भोजपुरी फिल्मों से। ऐसा क्यों? बिल्कुल, उसके पीछे भी वही रीजन है ना, लिखने वाले वैसे रहे नहीं, म्यूजिक देने वाले वैसे रहे नहीं। उस समय चित्रगुप्त जी थे। आज के डेट में शोर कम, म्यूजिक कम होता है, शोर ज्यादा, म्यूजिक कम होता है। उस समय के म्यूजिक में, उस समय की कहानियों में, उस समय के कलाकारों में, उस समय के लोकेशंस में इतनी खूबसूरती हुआ करती थी कि गंदगी का तो जगह ही नहीं होता था। पद्मा जी भी अगर आइटम उसमें करती थी तो वो भी सलीके का लगता था। जयश्री आइटम करती थी, उसमें आइटम क्वीन यही दोनों थी भोजपुरी में, पद्मा जी और जयश्री। तो ये भी पूरे अदब में, हिसाब में। और देखिए, आर्टिस्ट गंदा नहीं करता है, आर्टिस्ट को वो शब्द मिलते हैं गंदे, जिसके वजह से वो गाना गंदा लगने लगता है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो लिखने वाले भी वही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दोषी वही है, लिखने वाले लिखते हैं। अगर आप नहीं लिखिएगा, लिखेंगे नहीं तो आर्टिस्ट उस पे आएगा ही कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ये और एक चीज और हमें लगता है सर, क्या है कि जो भोजपुरी फिल्मों की आज जो दुर्दशा होगी, आज आपको ध्यान होगा 80 के दशक में जो फिल्में बनती थी तो वो 2-2 महीना तक सिनेमा हॉल में लगी रहती थी, 3-3 महीना तक सिनेमा हॉल में लगी रहती थी, और पैसा बटोर करके लोग निहाल हो जाते थे। वही बात है ना। लेकिन आज देखिए ना, आज एक सप्ताह में फिल्म नहीं चलती है भोजपुरी की, मालूम होता है कि उत्तर में। तो सर बात तो वही है कि उस समय की फिल्मों में मिठास होता था, गाना होते थे। मतलब मुझे याद है कि गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया, इन सभी गानों में जो मिठास थी वो है ही नहीं आज के डेट में। तो हम खुद उस फिल्म इंडस्ट्री के हिस्सा है, लेकिन अभी आप हमसे पूछिएगा तो 2-4 गानों को छोड़कर मुझे जरा भी याद नहीं कि कौन से गाना किस फिल्म में कैसे गाने थे, जबकि मैंने उस पर एक्ट भी किया है, लेकिन मुझे नहीं याद है। तो इसके पीछे वही रीजन है कि गानों का बस आना होता है। मुझे एक चीज और लगता है, उस समय बनाने वाले जो फिल्म मेकर थे बड़े प्रेम से फिल्म बनाते थे भोजपुरी की। और हमें ध्यान है कि यहाँ जब पटना में, बिहार में जब सिनेमा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, लाइट बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं थी यहाँ पे, तो लोग 2-3-4 दिन शूटिंग करके पैकअप कर देते थे, फिर 2 महीना के बाद शूटिंग शुरू करते थे, और ऐसे करके 6-6 महीना, 7 साल शूटिंग होती थी फिल्म की, तब एक फिल्म बनती थी। देखिए पहले क्या था ना कि अगर हमको सरसों का खेत दिखाना है, हाँ, तो उस टाइम के, उस वातावरण का इंतजार किया जाता था। आम के टहनियों पर अगर हमको अमोली दिखाना है तो आम के सीजन का इंतजार होता था। खेत में गेहूं लगा हुआ, लहलहाता हुआ दिखाना है तो उस समय की इंतजार किया जाता था कि ये गेहूं का सीजन कब आ रहा है। तो अभी तो क्या है कि सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, आप भी देखते हो, देख के निकल लेते हो, आपको भी उससे कोई अटैच नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। चलिए, अभी हमारे साथ संजू सोलंकी जी थे और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों इन्होंने हमारे साथ साझा की आपके लिए, और इसी तरह आगे अगले वीक में फिर एक नए कलाकार के साथ हम आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपके तमाम दर्शकों का जो आप देख रहे हो, और आपके चैनल का भी है कि न्यूज प्लस लाइव, खबर है तो दिखेगा, खबर है तो दिखेगा। तो बस
हम लोग भी चाहते हैं कि खबर में बने रहें ताकि हम भी देखते रहें आप लोगों को और आप दिखाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।